हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज में सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने यूनाइटेड नेशंस को अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमने देखा जो यूनाइटेड नेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या रोल ये अदा करता है, इसके अलावा इसके कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं, इसके बाद इसके कौन से स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज किस तरीके से काम करते हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन-कौन से रिपोर्ट्स ये जारी करते हैं। और उसके अलावा हमने ये भी देखा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनाइटेड नेशन से किस तरीके से आते हैं। तो ओवरऑल ये यूनाइटेड नेशन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर में आपको एक माइंड मैप भी मिलेगा इस लेक्चर में, जो कि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना है। अब ये पार्ट 2 है, इस लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं, उसको हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। कैसे कवर करेंगे वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको अलग से पढ़ेंगे, जो अक्सर न्यूज़ में दिखते हैं, और इसके अलावा एक लिस्ट होगी जिसमें बहुत सारी एंट्रीज होगी, वो भी आपको एग्जाम से पहले एक बार देख लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सार्क कंट्री से, यानी कि SAARC, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। कारण क्या है? जो सबसे पहली बात समझो, ये बना कब था? तो ये 1985 में अस्तित्व में आया। और कहाँ पे ये इस पहला जो इसका फाउंडेशन की नींव रखी गई, वो ढाका में रखी गई। हालाँकि इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में है। दोनों से सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है? जो फाउंड कहाँ हुआ था ये भी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सार्क का, दोनों से सवाल आते हैं। कभी-कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। और सबसे ज्यादा सवाल जो आता है इनके मेंबर कंट्रीज से, जो कि 8 हैं। इसमें आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स, ये सारे हैं। इसको आप याद कैसे करोगे? तो इसके लिए ट्रिक, बहुत ही फेमस ट्रिक है, जिसका नाम है MBBS पेन। कैसे? MBBS में क्या है? मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो दोस्तों, ये तो हो गया निमोनिक्स, इसके मदद से आप याद तो कर लोगे, है ना? अब ये जो MBBS आप देख रहे हो, इसके मायने आने वाले स्लाइड्स में अलग अलग कोऑपरेशन में, मतलब अलग अलग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बदलते जाएंगे। वो क्या है वो आगे ही आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैप पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये मेन चीज है। आप इसको थोड़ा सा बेटर वे में समझो, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे M फॉर मालदीव्स, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप इसको M फॉर म्यांमार नहीं समझ लेना। ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है? M फॉर मलेशिया नहीं समझ जाना। तो आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, मालदीव्स का सार्क में क्या रोल है वो भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये समझो, इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 यानी कि तीसरी बार वापसी हो रही है एज अ PM। और PM क्या करते थे? जो सार्क कंट्रीज के लोगों को बुलाते थे जब भी स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है। ठीक है? और एक्सेप्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को नहीं बुलाते थे। ठीक है? और अभी उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है, तो पाकिस्तान को तो नहीं बुलाना है, और मालदीव्स को न्योता गया है। अब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइज़ू, अब वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये अपने आप में एक सवाल होगा। ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रिलेशन समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। देखो, ऐसा है, जो मालदीव्स में जब भी सरकार बनती है वो 2 तरीके की होती है। एक तो होता है जो चाइना से अलाइन्ड होता है, और एक होता है हमारे भारत से अलाइन्ड होता है। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है? अभी वाला जो है वो चाइना से अलाइन्ड है, और अक्सर भारत की नीतियों से इसको दिक्कत होती है। खैर, अब कमिंग बैक टू द थिंग, अब इसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है। उससे पहले आप समझो, जो इंडिया ने क्या किया था, जब चाइना से मालदीव से जब थोड़ी-सी खटपट हुई थी, तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड है, तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया था। कारण क्या था? देखो, दोनों लैकेडिव सी का ही पार्ट है, और दोनों की बनावट या संरचना जो है लगभग एक जैसी ही है। हाँ, ये अलग बात है, जो आपको लक्षद्वीप को थोड़ा-सा और डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है? और जब से प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए हैं, तो थोड़ा बहुत टूरिज्म बढ़ा है, ये भी देखने को मिला है। अब क्या है, जो इज़राइल की भी एंट्री मालदीव्स ने बंद कर दी है। अब इस कारण से इज़राइल भी अब लक्षद्वीप को प्रमोट करने में लग गया है। तो ये सारी चीज़ें उठा-पटक इंटरनेशनल रिलेशन में चलती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है। ठीक है? तो ये कहानी है सार्क की। सार्क से जो न्यूज़ है वो भी अब आपको समझ में आ गए हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है वो
अब आप आसानी से फिगर आउट कर लोगे और कंफ्यूज नहीं होगे। तो एमबीबीएस स्पेन यानी कि मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो सार्क कंट्रीज जो है यही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश है। दोस्तों जैसा कि आपने सार्क का हेडक्वार्टर देखा जो कि नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में, और उसका जो फाउंडेशन हुआ था वो ढाका में हुआ था, है ना? और यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर यानी बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ही ढाका में है, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 7 हैं, और ये एस्टेब्लिशमेंट भी 1997 में हुआ था। तो ये जो 7 है कीवर्ड वो आपको आसानी से याद रखने में मदद करेगा। कौन-कौन से हैं? तो देखो ऐसा है, जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और म्यांमार ने 1997 1997 में ही ज्वाइन किया था, जब एट द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड 2004 में जुड़ता है। दोस्तों इसकी पहली मीटिंग थाईलैंड में ही हुई थी। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के चांसेस तो कम है, लेकिन हमने आपको बता दिया है। अब बिम्स्टेक के पार्ट कौन-कौन से हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक विजन का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको पता होगा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोगों ने लाया था, ताकि जो ईस्ट के जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। दोस्तों अब इस पे कनेक्टिविटी की बात चल रही है, जो अच्छे से इसको कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाए। उससे पहले कुछ चीजें समझो। ऐसा है, जो आप कैसे याद रखोगे मेंबर कंट्रीज ऐसे याद रखोगे, एमबीबीएस एनआईटी। अब यहाँ पे एमबीबीएस जो है उसमें एम के मायने, सार्क में मालदीव्स थे, यहाँ पे म्यांमार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एन से नेपाल, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। तो दोस्तों आपने जब सार्क कंट्रीज पढ़ा था, अब यहाँ पे जो आपको क्या क्या चीजें नहीं दिख रही हैं, यहाँ पे मालदीव्स नहीं दिख रही हैं, और ये है आपको बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशन, और ये है अरेबियन सी, है ना? अब ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, वो आपको समझो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है इस तरीके से, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। हालांकि नेपाल और भूटान दोनों लैंडलॉक कंट्रीज हैं और दोनों इसका हिस्सा हैं, तो ये भी आपको समझना होगा। अभी हम लोग कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, कनेक्टिविटी पे ध्यान हम लोग चाह रहे हैं, जो अपना साउथ ईस्ट एशिया का जो मतलब अगर हमें जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो यहीं से चले जाएं, सॉरी। तो आप यहाँ से समझो एक रूट बनाने की कोशिश की जा रही है, कनेक्टिविटी पे ध्यान दी जा रही है, जो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, सिंगापुर है, और आप यहाँ पे जहाज से तो जा ही सकते हो, लेकिन एक रूट भी बनाने की तैयारी की जा रही है, जो अच्छे से इसके कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जा सके, ताकि ट्रेड को बढ़ावा मिले, है ना? तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्या? तो इसके मेंबर कंट्रीज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। अभी नेपाल जोरों शोरों से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि नेपाल की दिक्कत क्या है, तो ये लैंडलॉक कंट्री है और इसको चाहिए समंदर। समंदर कैसे मिलेगा? अगर यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो यहाँ से ये समंदर का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये म्यांमार, थाईलैंड जा सकता है। दोनों के कल्चर में भी बुद्धिज्म कल्चर देखने को मिलता है। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया जा रहा है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको ऑप्शंस दे देंगे, जो इसमें से कौन सा बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन में आपको मालदीव्स दे देंगे, और आपको एमबीबीएस एनआईटी याद रहेगा। आप इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कभी कभी आपको ना पढ़ना होता है तो मैप के साथ भी पढ़ना होता है, और जो रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं उनको भी ट्रैक करना ही पड़ता है। एक तरीके से रट्टा नहीं मारना है सीधी चीजों को। फिर अब बात करते हैं आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आसियान का ये बनता है, जो उसमें आपको बोल देंगे जो इसमें से कौन सी कंट्री आसियान का मेंबर है नहीं। और इंडिया अक्सर न्यूज में तो दिखता है आसियान के साथ, लेकिन ये कभी भी इसका हिस्सा नहीं रहा है। आसियान का मतलब मेंबर नहीं रहा है, लेकिन इसके साथ ट्रेड बहुत ही ज्यादा करता है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इसका इंडिया से ट्रेड इसका बहुत ही अच्छा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा इसके साथ, लेकिन हम लोग मेंबर कंट्रीज आसियान के नहीं हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आसियान की बात कर लेते हैं, तो जकार्ता इंडोनेशिया में ये इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया ये रहा, ये जितने भी आर्किपेलागो हैं ये इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। उसके बाद इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में हुई थी। 10 कंट्रीज है, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसको याद करने का ट्रिक है एमबीबीएस क्लिप टीवी। अब यहाँ पे एमबीबीएस में एम के मायने बदल गए, अब यहाँ पे ये मलेशिया हो गया है।
ठीक है दोस्तों। और बी फॉर बर्मा, बी फॉर ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में भी इस पे सवाल 2-3 बार तो आ ही चुके हैं, उससे ज्यादा ही आ चुके हैं। कारण क्या है, जो ये पुरानी संस्था है और अक्सर कंफ्यूजिंग होती है लोगों को, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। एमबीबीएस क्लिप टीवी, ये रहा आपको आसियान, ये आपको 100% पता ही होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आते रहते हैं। अब बात करते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ही ज्यादा बीच में न्यूज था और जब इंडिया इसका पार्ट बना था 2017 में, साथ साथ पाकिस्तान भी बना था, और तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें सवालों की भरमार देखने को मिली थी। हर जगह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से सवाल आते थे। तो इसको थोड़ा सा समझ जाओ ये क्या है। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 2001 में हुई थी। कैसे याद रखोगे, तो संघाई का जो ए आई है ना, आई से आप 1 इसको याद रख लेना, ठीक है। इससे मैंने याद रखा है, आपको भी याद हो जाएगा। 8 कंट्रीज हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। मतलब इंडिया, उसके साथ में सेंट्रल एशिया के जो कुछ कंट्रीज हैं वो भी इसके पार्ट हैं। अब ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक बड़ा अच्छा है, इंडियन ट्रक टू पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ट्रक टू है तो के का मतलब 2 के वर्ड आएंगे। कैसे, तो देखो, इंडियन से इंडिया, फिर ट्रक तजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, और ट्रक टू है तो यानी कि 2 के आएंगे। तो एक कजाकिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान हो गया, और ट्रक टू पाकिस्तान यानी कि एक पाकिस्तान हो गया। दोस्तों, अब ये तो हो गया ट्रिक। ट्रिक से तो आप याद कर लोगे, कभी कभी अपनों मैप को भी आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको चीजें पता चलेंगी। देखो ऐसा है, जो ये देखो, ये पार्ट जो है ये है मंगोलिया। मंगोलिया इसका पार्ट नहीं है, आपको मैप से ही पता चलेगा। जब देखोगे मैप को तो पता चलेगा। ताइवान जो यहाँ पे है वो इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि चाइना से इसकी समझो एंटी चलता है, तो कैसे पार्ट बनाएगा, है ना। ताइवान नहीं है इसका पार्ट, मंगोलिया इसका पार्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल इसमें दिखना बनता है, क्योंकि 2024 में इसमें बड़े चेंजेस हुए हैं। ठीक है, क्या हुए हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, ब्रिक्स का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2009 में हुआ था। मेनली ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक, BRIC, यही था जो 2009 में अस्तित्व में आया। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया। और अभी जो 15th ब्रिक्स समिट हुआ था, तो जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के हिसाब से, जो कि 2023 में हुआ था, उसने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी इनवाइट किया है, ताकि फुल मेंबरशिप इनको मिल जाए 1 जनवरी 2024 से। यानी कि ब्रिक्स अब इन सभी कंट्रीज के साथ है। ठीक है, तो आपको ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ अब और भी नेशंस जुड़ गए हैं, जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद हो जाने चाहिए। क्या है ट्रिक? ट्रिक है ब्रिक्स IES टू UAE। इस तरीके से आप याद कर लेना। ब्रिक्स से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद IES से ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अर्जेंटीना, इथोपिया। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों, UAE अब अपनी इकोनॉमी को खोल रहा है, ताबड़तोड़ रीजनल कोऑपरेशन में भाग ले रहा है लोगों के साथ। नए नए टाई बना रहा है, इधर मल्टीलेटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब दो पक्षीय, और मल्टीलेटरल का मतलब और भी लोग, है ना। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप याद ही कर लेना किसी भी तरीके से, क्योंकि ये 2024 का इवेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ 7 की बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझो 1975 में ग्रुप ऑफ 7 बना। फिर इसमें हमने रशिया को जोड़ दिया, चलो भाई रशिया आ जाओ। ठीक है, अब ये हो गया G8, और फिर हमने रशिया को निकाल भी दिया। ठीक है, और ये बन गया फिर से G7। यही कहानी है इसकी। ठीक है, तो मेंबर्स कौन से हैं? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। G8 के मेंबर कौन से थे? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एंड रशिया। जैसा कि हमने बताया, रशिया का इन एंड आउट हुआ है। ठीक है, फिर द ग्रुप ऑफ 8 वाज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम फ्रॉम 1997 टू 2014, formed by including Russia in the group of 7. It reverted to the G7 in 2014 after Russia was disinvited। ठीक है, अब ट्रिक क्या है? ट्रिक आसान है इसका और अच्छा भी है। ठीक है, जूस विथ गर्लफ्रेंड या फिर GF।
ठीक है? ज्यूस का मतलब जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड और जीएफ यानी कि जर्मनी, फ्रांस। बस इतना आपको याद कर लेना है, बाकी काफ़ी है। G20 की बात कर लेते हैं। ये भी इस बार इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसका जो समिट था वो भारत में हुआ था और उसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। ठीक है? अब ये समझो ये भी इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 सोवरेन कंट्रीज मतलब जिनको अपनी डिसीजन लेने की क्षमता हो। सोवरेन कंट्री की चर्चा हमने यूनाइटेड नेशंस वाले में भी वीडियो में की थी। वो कंट्रीज जिसको अपने हिसाब से अपनी डिसीजन लेने की क्षमता है, उसको सोवरेन कंट्री कहते हैं। तो G20 में 19 सॉवरेन कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है और अभी हाल ही में एक अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। दोस्तों अफ्रीकन यूनियन क्या है? तो समझो अफ्रीका के टोटल 55 कंट्रीज एक साथ मिलके अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं। ठीक है? वो अफ्रीकन यूनियन कहलाता है। तो दोस्तों ये चेंजेस भारत में हुए थे। कैसे? तो ये न्यूज़ है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। सितंबर 2023 में 18th जब G20 समिट हुआ था। अब कभी-कभी सवाल ये आ जाएगा जो इंडिया में कौन सा समिट हुआ था? तो 18th ये तो करंट अफेयर्स हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया जो अफ्रीकन यूनियन जो है वो अब G20 का मेंबर बन चुका है, बीइंग 21st मेंबर। 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इज इक्वल टू G20। अब ये G21 हो गया है। ठीक है? G20+1 कह लो, जो कि अफ्रीकन यूनियन के आने से हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पार्ट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं। याद कैसे करोगे? तो ट्रिक इसकी बड़ी अच्छी है। ए गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। तो जॉब करती है लास्ट में जोड़ा गया है। आपको ए गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में आपको जितने भी G20 कंट्रीज हैं वो आपको याद हो जाने चाहिए। ए फॉर अफ्रीकन यूनियन, ये आपका न्यू एडिशन है तो ये शुरू में ही आ जाता है, ये याद हो जाना चाहिए। जी फॉर जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके, फिर जी यानी जापान, इटली, फिर सीता सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना। अब से ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। एसएससी साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा और एफसीआई फ्रांस, चाइना, इंडिया और मेक्सिको, यूरोपियन यूनियन। इससे आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। ए गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन भी आपको समझना पड़ेगा ये क्या चीज है। देखो ऐसा है, यहाँ पे देखो जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप के, ये 27 कंट्रीज हैं जो कि मिलके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अलायंस चलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जो इसकी ये तो आर्थिक अलायंस तो है ही है, साथ साथ में पॉलिटिकल अलायंस भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। काम क्या है? तो क्या मकसद था? मकसद ये था जिसको पावरफुल ट्रेड ब्लॉक्स बनाया जाए। इसको ओवरऑल संगठित होके रहेंगे तो अच्छे से सभी का विकास होगा। इसमें भी लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि उठापटक हुई। इसके कारण से ब्रेग्जिट हुआ, यानी कि ब्रिटेन जो है अब इसका पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों? और एक चीज समझिए, जो 19 इसमें जो कंट्रीज हैं, टोटल 27 कंट्रीज में, वहां पे एक सिंगल करेंसी चलती है जिसका नाम है यूरो। ठीक है? और ये यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में कैसे आया? तो देखो ऐसा है, जो 1993 में मास्ट्रिच ट्रीटी हुआ था, जो कि पहले चलता था ईसी यूरोपियन कमीशन, अब ये यूरोपियन यूनियन हो गया है। तो 1993 याद रखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल आते हैं। 27 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और यूनाइटेड किंगडम, मैंने ब्रिटेन कहा था, यूनाइटेड किंगडम जो है वो ईयू का पार्ट नहीं है। इसको ब्रेग्जिट कहते हैं, जो कि 2020 में इन्होंने इसको छोड़ दिया। कारण क्या था? कारण ये था, जो ब्रिटेन को लगता था जो ऐसा है, जो मैं कंट्रीब्यूट ज्यादा करता हूं और मुझे इससे फायदा बहुत ही कम मिलता है, तो हम अपने आप में ही एक इकोनॉमी डेवलप कर लेंगे, अपने आप में ही हम चीजों को चला लेंगे, हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होंगे। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक चीज होता है सेंजन वीजा। वो क्या है ना, जैसे आप यूरोप घूमने जाओगे तो आपका एक ही वीजा बनेगा जिससे आप बहुत जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उसको घूम सकते हो। ठीक है? चलिए अब इसमें कौन कौन से यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज हैं वो समझ लेते हैं। आपको बस एक बार पढ़ लेना है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया,
लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। दोस्तों क्या कारण था ब्रेग्जिट का, ये भी समझ लीजिए। ऐसा है, जो कोई भी कंट्री होती है ना, वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस के हिसाब से, उनका किस तरीके से आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से वो चीजों को खर्च करती है। जैसे कहने का मतलब ऐसा है, जो अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, तो आप कैपिटल बनाने पे ध्यान दोगे, है ना? पूंजीवाद जिसको कहते हैं। फिर अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, तो आप सोशलिस्ट मेजर्स उठाओगे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सरकार जो होती हैं वो लोगों को मुहैया कराती हैं एज अ वेलफेयर स्कीम, जिससे लोगों का विकास हो सके। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस तरीके से काम करता है, जो अगर हमारा ट्रेड बढ़ेगा, पूंजीवादी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली लोगों का विकास होगा, ऑटोमेटिकली लोगों को नौकरी मिलेगी। तो दोनों अलग विचारधाराएं हैं। तो यूरोपियन यूनियन में ये सारी चीजें एक तरीके से खिचड़ी पक गई थी, है ना? अब ग्रीस की कहानी समझो। ग्रीस जो है, एक यहाँ पे जो आप ग्रीस देख रहे हो, ग्रीस ने क्या किया था? ग्रीस को बेल आउट पैकेज मिला था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, आईएमएफ ने भी कंट्रीब्यूट किया था। कारण क्या था? जो ग्रीस की इकोनॉमी थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, और इसको लड़खड़ा जाने के कारण यूरोपियन यूनियन इसको सपोर्ट कर रहा था। तो फिर ये ब्रिटेन जो है वो कह रहा है, तो ग्रीस की तो विचारधारा ही वैसी नहीं है जो हम लोगों से मेल खाती हो, इस कारण से वो लड़खड़ाती है और हम लोग उसको सपोर्ट करने में लग जाते हैं। ठीक है, आप पहले विचारधारा को बदलो। हमारे यहाँ भी जब आपको एक तरीके की इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी, मनमोहन सिंह जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उसको ऊपर लेके गए थे। जो एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो हमने भी अपने विचारधारा को बदला था। हमने अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया था और ग्लोबलाइजेशन के लिए ओपन हुए थे। तो अब ये चीज अगर ग्रीस नहीं कर रहा है, तो फिर किस तरीके से वो बेल आउट पैकेज ढूंढ रहा है? तो इस तरीके से इन्हीं खटपट के कारण ब्रेग्जिट ने एग्जिट मार दिया था, ये सोचते हुए जो जितना मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन को, उतना फायदा मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक तरीके से घाटे का सौदा उन्हें दिख रहा था। यही कारण है जो यूरोपियन यूनियन ने एग्जिट मारा था। नॉट यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम ने एग्जिट मारा था, जो कि ब्रेग्जिट के नाम से फेमस हुआ। चलिए, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। अब आपको कुछ बैंक्स दिखेंगे यहाँ पे, जो कि अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको दिमाग में डाल के पढ़ना है, जो क्या चीजें हैं, कैसे क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम में न्यू लगा हुआ है, तो ये समझ जाओ, ये 2014 में बना था। और ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इससे आपको समझ में आ गया होगा, ये ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, ये ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। पहले इसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन इनको एग्जाम में कंफ्यूज करना था, इसीलिए इसका नाम बदल के इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया। ठीक है, जो कि बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा ही बनाया गया था। अभी जो नए नए जुड़े हैं वो नहीं, उससे पहले जो थे वही मिलके इन्होंने किया था। तो ये आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, न्यू ब्रिक। ठीक है दोस्तों, न्यू ब्रिक से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अब बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये भी बीजिंग चाइना में है। ये संघाई चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक, और हेडक्वार्टर, और AIIB का हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था, यानी कि इसके बाद। ये क्या है, अब ये समझो 2016 में क्या हुआ था ऐसा जो आपको ये बैंक बनाना पड़ा। तो आपको पता है, जो चाइना एग्रेसिवली अदर कंट्रीज में, अपने आसपास के कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू कर दिया था उसने, और वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया था। ठीक है, जो चाहता था, जो हम लोग ये मान लो चाइना है, अगर मान लो ये चाइना है, ये हमारा भारत है, तो चाहता था जो हम रोड के माध्यम से भी और समंदर के माध्यम से भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। तो इसीलिए आया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और इसमें जो वोटिंग शेयर परसेंटेज है, उसमें आप ये देखो, चाइना 26.61% है, जो जितना इसमें पैसा लगा था उसके हिसाब से है। इंडिया भी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, 7.6। हालांकि इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप इंडिया में तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। इससे सवाल सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कारण क्या है? ये सबसे पुराना है, 1966 में, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो मनीला में। सवाल आपको आएंगे, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन में चाइना, शंघाई, बीजिंग, मनीला, सभी दे देंगे। तो आपको ये सोचना है, जो ये फिलीपींस में है दोस्तों, मनीला में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट जो पहले हुआ करते थे वो ताकेशी वटानबे हुआ करते थे। अब कारण क्या है, एक तो सबसे पहली बात, ये पुराना है, और दूसरा, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है दोस्तों। ठीक है, और अभी
फिलहाल में 68 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला, एडीबी मनीला करके आप इसको याद कर लोगे, तब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, हमने एआईआईबी भी देख लिया और हमने एडीबी भी देख लिया। ठीक है, तो ये तीनों बैंक हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने यूनाइटेड नेशंस वाले वीडियो में अच्छे से इसको कवर करा ही करा है, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। ऐसा है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं किसका, तो यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उसमें से एक यूनाइटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। दोस्तों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका इंसेप्शन हुआ था, है ना। फिर फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसा कि हमने आपको बताया, इसके जो रिपोर्ट्स पब्लिश होते हैं, जिसकी चर्चा हमने यूनाइटेड नेशन वाली वीडियो में ऑलरेडी कर रखी है। ओईसीडी की बात कर लेते हैं। आप एक चीज समझो, ओईसीडी से अगर सवाल आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये रहेगा, जो इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है। इंडिया मेंबर नहीं है इसका, खत्म काम। हेडक्वार्टर फ्रांस में है और फाउंडेशन इसका 1961 में हुआ है। ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए। किस लिए बना ये, तो जैसा कि नाम से लग गया होगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, 1961 में। उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, और ये यूनाइटेड नेशन का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हंगर को खत्म करने के लिए और मॉल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए ये किया जाता है। मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, मॉल न्यूट्रिशन ये होता है जब आप न्यूट्रिशन की कमी से जो आने वाली पीढ़ी खराब होती जा रही है, उसको मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मॉल का मतलब होता है लैकिंग, मतलब जो आपके बॉडी में नहीं है, और न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन, है ना। तो जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है, जो अक्सर बच्चों में देखा जाता है, इसके कारण क्या होता है, जो आने वाली पीढ़ी भी खराब हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रोम इटली में है। 1961 में ये अस्तित्व में आया था। आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। सबसे ज्यादा सवाल हेडक्वार्टर से ही आते हैं। फाउंडेशन 1957 में है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन विद यूनाइटेड नेशन सिस्टम। काम क्या है, तो नाम से लग गया होगा, एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करता है। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1988 में ये अस्तित्व में आया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोनों मिलके आईपीसीसी लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअली में पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जो कि डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी दोनों मिलके ये लेके आए थे। ठीक है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। कैन की बात कर लेते हैं। ये यूएन का पार्ट नहीं है, सबसे पहली चीज ये। और ये जो माइकल ओपेनहाइमर इसके जो फाउंडर हैं, ये बम बनाने वाले ओपेनहाइमर नहीं है, ये कोई और ओपेनहाइमर है। जो बम बनाने वाले थे वो रॉबर्ट थे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, कैन की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, बस आपको नाम पता होना चाहिए। और ये हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। काम क्या है, तो क्लाइमेट एक्शन, जैसा कि नाम से लग गया होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएन का पार्ट है या नहीं। दोस्तों इसका पार्ट नहीं है ये एक तरीके का एनजीओ एंड थिंक टैंक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा खोजा गया था। अब इसके जो रिपोर्ट्स है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अब ये छोटे मोटे कंपटीशन के साथ साथ यूपीएससी में भी इस पे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे 2016 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पे सवाल आ चुका है। ठीक है, सीधा साधा सवाल था, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वो आपको इसका पार्ट नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है, और इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों एक और बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, वो एक तरीके का पब्लिकेशन है। वो कौन प्रकाशित करता है? अब नाम से लगता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, नहीं दोस्तों, ये आईएमएफ करता है, जिसका डिस्कशन हमने यूएन वाले वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है पब्लिकेशन, उसके बारे में देख लेते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऐसा लगता है जो ये रिपोर्ट्स प्रकाशित करने के लिए ही बनाया गया है।
दोस्तों आईएसए की बात कर लेते हैं। ऐसा है, जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक काम किया था। अगले साल उन्होंने एक तरीके का सोलर अलायंस किया था। 2 कंट्रीज सामने आए थे, इंडिया और फ्रांस। और इन्होंने कहा था जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, दोस्तों ये रहा ट्रॉपिकल कंट्रीज। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। अगर यहाँ पे धूप पड़ती है, तो फिर अगर ये कंट्री सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करे, तो फिर एनर्जी डिपेंडेंट हुआ जा सकता है। ठीक है? तो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन्हीं इसी चीजों के लिए बनाया गया था। इसकी इंडिया और फ्रांस ने की थी। धीरे धीरे बहुत सारे नेशन जुड़ गए। अराउंड 99 नेशन अभी शायद जुड़े हुए हैं, जितना जो मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो बेसिकली यही है, जो सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज टू कोलैबोरेट ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते थे, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। गुड़गांव, इंडिया में। दोस्तों जब ये बना था तो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे सवाल आ चुके थे। 2 साल तो जम के सवाल आए। और अभी ऐसा है, जो ये अभी फिर से सुर्खियों में बनता दिखाई दे रहा है, तो फिर ये सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये आप पढ़ ही लेना अच्छे से। ठीक है? आईसीजे की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। आपको ये यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसका ये पार्ट है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपको यूएनएससी हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, फिर सेक्रेटारिएट हो गया, इकोसॉक हो गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, है ना? तो ये सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, वो डिफरेंट होता है, उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है? ये आप समझो, आईसीजे जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। ठीक है? और इसको वर्ल्ड कोर्ट भी बुलाते हैं। अब मान लो दो देशों में झगड़ा हो गया, उसकी फैसला इसका फैसला कौन करेगा? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। ठीक है? और इसके कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से रोटेशन बेसिस पे जाते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो हमने यूएन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आप उसको जाके वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए अब आईएमएफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों दो चीज है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये दोनों यूएन के पार्ट हैं और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, और सब सवालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ऐसा है, जो कोई देश अगर गरीब हो जाएगा, ठीक है, उसने अपनी ऐसी नीतियां अपना ली जिसके कारण वो कंगाल हो गया, तो फिर उसको मदद कौन करेगा? तो उसको मदद करेगा आईएमएफ। ठीक है? मतलब पैसे का जितना भी लेन देन होगा वो मॉनेटरी, जो जैसा कि वर्ड है मॉनेटरी, तो ये आपको आईएमएफ काम करेगा। अगर ये देश लोन लेना चाहता है कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो किधर कहाँ जाएगा? तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। समझ में आ गया होगा। दोनों का फाउंडेशन जो है 1944 है ना? मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो टोटल 190 कंट्रीज हैं। पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ऐसा लगता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको किया होगा पब्लिश, नहीं दोस्तों, ये आईएमएफ ने किया है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसमें भर भर के सवाल आते हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिस्कल मॉनिटर जो है, ये भी सवालों में आता है। दोस्तों ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का जो इंडियन वर्जन है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर, हमारे यहाँ आरबीआई पब्लिश करता है। ठीक है? अब ग्लोबल वाला तो आईएमएफ करता ही करता है। ठीक है? तो जो काम आरबीआई का बेसिकली है, वो यहाँ पे आईएमएफ अपने रोल में देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक किस लिए बनाया गया था, वो आगे हम लोग वर्ल्ड बैंक ग्रुप पढ़ेंगे, इसके ठीक नेक्स्ट स्लाइड में है वो, तो उसमें हम लोग समझेंगे। आप बस इतना समझो, जो वर्ल्ड बैंक अभी रिपोर्ट्स कौन कौन से प्रकाशित करता है: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, और द सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। अब जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स जो है, अक्सर लोग सोचते हैं जो ये डब्ल्यूएचओ प्रकाशित करता है, नहीं दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक करता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। रेमिटेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पे इंडिया से चले गए दुबई कमाने के लिए, अब जो पैसे भेजोगे आप डॉलर में भेजोगे, है ना? फिर लेकिन आपके परिवार को जो पैसा मिलेगा वो रुपये में मिलेगा। तो एक तरीके से डॉलर जो है इंडिया के पास जमा होता चला जा रहा है, यानी कि ये फॉरेन रिजर्व जो है हमारा स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना? तो फिर एक तरीके इसी ये जो आप भेज रहे हो ना, इसी को रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है? तो रेमिटेंस के मामले में इंडिया नंबर 1 है। कहने का मतलब, हमारे लोग बाहर जाके पैसा हमारे यहाँ जो भेजते हैं,
तो जितना भी पैसा भेजा जाता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश में ही भेजा जाता है रेमिटेंस के रूप में, ये आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऐसा है जो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन-कौन से हैं? तो आईआरबीडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा 3 और हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब इसमें आपको याद क्या करना है? आपको याद रखना है बस यही दोनों, ठीक है? बाकी आपके नॉलेज के लिए है। नॉलेज का मतलब ये हुआ जो आपको ये पता होना चाहिए जो 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये आईआरबीडी मत भूलना है, आईडीए नहीं भूलना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो दोस्तों ऐसा है, जब ऐसा है जो हमारे यहाँ इकोनॉमी धीरे-धीरे खुलता चला गया। और पहले क्या था, जो ये एक कंट्री है, ये ये दूसरी कंट्री है। अब ये कंट्री की सोच ये है जो ये जूते भी यही बनाएगी। मान लो ये चाइना है? जूते भी यही बनाएगी और ये यूएस है, और प्लेन भी यही बनाएगी, ठीक है? आप समझो, इस चीज़ों को समझो। ऐसा है, जो चाइना ने कहा जो भाई हम जूते भी हम ही बनाएँगे और एरोप्लेन भी हम ही बनाएँगे। तो और यूएस ने भी कहा जो हम भी एरोप्लेन खुद ही बनाएँगे और जूते भी खुद ही बनाएँगे। तो एक कीवर्ड है, मतलब एक इकोनॉमिक्स में कहा जाता है जो सेल्फ सफिशिएंसी जो होता है वो एक तरीके का इनएफिशिएंसी होता है, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं जो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, वो सही नहीं होता है इकोनॉमी के लिए। आपको अपना इकोनॉमी खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप जूते बनाने के टेक्नोलॉजी में माहिर हो तो चाइना जूते बनाएगा, यूएस अगर प्लेन बनाने के टेक्नोलॉजी में माहिर है तो चाइना प्लेन बनाएगा, ठीक है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी चाइना को दे सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ से वर्ल्ड में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यही चीज आईफोन के केस में देखने को मिलता है। आईफोन यूएस की कंपनी है ना, वो अब चाइना में अपने प्रोडक्ट को असेंबल करती है और पूरे वर्ल्ड में बेचती है। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इसको कहते हैं इकोनॉमी का ओपन होना, है ना। अब जब ये इकोनॉमी ओपन होती है तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। कौन इन सब चीजों को रेगुलेट करेगा? कौन ये देखेगा जो चाइना सबसे ज्यादा जूते बना रहा है और ये यूएस में सप्लाई कर रहा है, और इसके कारण जो यूएस के जो लोकल जूते बनाने वाले हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इसको रेगुलेट करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन ये रेगुलेट करेगा जो यूएस में चाइना के द्वारा घटिया माल बेचा जा रहा है, तो वो जिसको डंपिंग कहते हैं, या फिर ये समझो जो बहुत सारे आइटम्स भेजे जा रहे हैं जिससे यहाँ की इकोनॉमी खत्म हो रही है, इसको रेगुलेट करेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और भी इसका रोल है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसकी डिस्कशन हम लोग अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक है। आप बस ये समझो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। और अब ये एक और चीज समझो, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ, यानी कि ये यूएन का यंगेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। और इसने रिप्लेस किसको किया? तो गैट को। गैट क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्या होता है दोस्तों? ऐसा है, जो ये अस्तित्व में आया था, गैट आया था 1948 में, मीटिंग हुई थी 1947 में, और ये फॉर्मली आप समझो 1948 में अस्तित्व में आया। चला कब तक? 1995 में। इसको रिप्लेस क्यों किया गया? इसलिए किया गया तो इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। क्या बदलाव देखने को मिले? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे काम करता है। गैट जो था सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे काम करता था, ठीक है। ये ट्रेड एंड टैरिफ को ही देखता था। अब ये थोड़ा सा एडवांस्ड होके गुड्स एंड सर्विसेज को भी देखता है, प्लस ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी अब देखता है। कैसे देखता है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये तो होगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो 1995 में। किसको रिप्लेस किया? गैट को। गैट से भी सवाल आ जाते हैं जो ये 1948 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ट्रेड पे लगाम कैसे लगाता है? तो थ्रू इसके कुछ कुछ मैकेनिज्म है, और ये उस मेथड से
चीज़ों पे लगाम लगाता है ना? या फिर रेगुलेट करता है, लगाम क्या लगाना हो गया, रेगुलेट करता है, ठीक है? उसके बाद अब विपो की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1967 में ये अस्तित्व में आया। अब ये डब्ल्यूटीओ और विपो में क्या रिलेशन है? देखो ऐसा है, तो ट्रेड तो होता है, जैसे मान लो चाइना ने क्या किया, ये मान लो यूएसए, ठीक है, यूएसए है, इसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया चाइना को और बोला तुम आईफोन बनाओ यार। अब ये आईफोन बनाने लग गया। अब क्या कर रहा है चाइना, ये खुद अब ये टेक्नोलॉजी उठा के ये खुद बेचना शुरू कर दे रहा है, यूएसओ को बॉयकॉट कर दे रहा है। कहने का मतलब, टेक्नोलॉजी तो ले लिया यूएसए से, और चाइना अब आईफोन की कॉपी बना के वर्ल्ड में बेचे जा रहा है, कह रहा है कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरीके का ट्रेड डिस्प्यूट है, यानी कि ट्रेड में एक डिस्ट्रप्शन आया एक तरीके का। तो इन सब चीजों को ये दोनों संस्था मिलकर देखती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड क्या है, ये देखो ऐसा है ना, जो विपो जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यही जैसा कि आपने यूएसए ने आईफोन बनाया, तो इस पे आईफोन के ट्रेड पे भी इसी का अधिकार है, क्योंकि आईफोन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यूनाइटेड स्टेट्स की किसी कंपनी का, ठीक है। तो फिर विपो जो है वो आपको ट्रिप्स काउंसिल में ऑब्जर्वर है। ट्रिप्स काउंसिल क्या होता है अभी हम लोग समझते हैं। और डब्ल्यूटीओ जो है वो विपो में ऑब्जर्वर का स्टेटस होल्ड करता है। अब डब्ल्यूटीओ का जो काउंसिल है उसमें एक काउंसिल है ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां पे विपो जो है वो ऑब्जर्वर की भूमिका में नजर आता है। तो दोस्तों आपने डब्ल्यूटीओ और विपो दोनों अच्छे से समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई और यूएसए। इससे सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट है, पहली चीज ये, और थोड़ा सा यूनिक भी है, वो भी आप समझो। ऐसा है, जो यहाँ पे यूएई है और यहाँ पे इजराइल है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब ऐसा है, जो इकोनॉमी इन दोनों ने खोल रखा है, जो चलो भाई एक तरीके का टाई किया जा सके। इंडिया ने भी एक अच्छी खासी भूमिका निभाई, और यूएस तो सबको रेगुलेट करता ही करता है ना। तो I2U2 जो है, इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए का पार्ट है। अब इसको समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये न्यूज़ है जो हमने यहाँ पे लगाया है। उससे पहले आप समझो, ये एस्टेब्लिशमेंट 2021 में हुआ है। मेंबर इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। और किस लिए किया गया है, ताकि ग्लोबल चैलेंजेस पे फोकस हो, जिसमें वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। दोस्तों आपको पता है, जो इसराइल जो है वो अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए जाना जाता है, डिफेंस में इसका रोल बहुत ही अहम है ना। तो अब इसको लेके आए हैं, और यूएई के से भी जोड़ रहे हैं, इंडिया से भी जोड़ रहे हैं, और यूएस से तो जोड़ ही रहे हैं। इंडिया और इसराइल और यूएसए एक तरीके से पहले से अच्छा इनका कनेक्शन रहा है। इसराइल से तो हमारा कनेक्शन अभी बहुत अच्छा हो गया है, और यूएई को भी अब इसके साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब समझो कहानी, ऐसा है, जो ये I2U2 तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है अब्राहम एकॉर्ड। ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में दोस्ती कराई जा रही है, जो ऐसा है, जो तुम आ जाओ दोस्ती कर लो, ठीक है। इसको अब्राहम एकॉर्ड कहते हैं। इसराइल और यूएई के बीच में हुआ था। सवाल इससे भी आएंगे, किस लिए दोस्ती हुई, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रांसपोर्ट इश्यूज को पे अच्छे से काम किया जा सके, ठीक है। और ये इसको इनिशियली इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं। और ये एक तरीके से I2U2 जो है वो वेस्ट एशियन क्वाड इसको कहा जाता है। क्वाड क्या होता है वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग क्वाड को सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया I2U2 का मतलब इंडिया, इसराइल, यूएई, यूएसए। रिसेंट डेवलपमेंट है, इंडिया और यूएई अब्राहम अकॉर्ड्स के कारण दोनों साथ में आए हैं। और इसका सेकेंडरी बेनिफिट ये है, जो इंडिया और यूएसए दोनों जुड़ गए हैं और I2U2 बन गया है, ठीक है। ओपेक की बात कर लेते हैं। ऐसा है, ओपेक क्या है वो भी समझो। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है ये इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। फाउंडेड इन 1960 इन बगदाद बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। अभी इसके टोटल 12 मेंबर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। OPEC aims to regulate the supply of oil in order to set the price on the world market। अब क्या है ये समझो, ऐसा है, जो तेल जहां से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसके अलावा अफ्रीका में भी तेल निकलता है, साउथ अमेरिका में भी निकलता है ना, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। तो ऐसा है, जो अगर आपकी इकोनॉमी खराब हो रही है, जैसे वेनेजुएला का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। ये अक्सर ओपेक को भी ब्लेम करता है इस चीज के लिए। क्या है, ऐसा है,
जो ओपेक इसलिए बना गया है, जो एक तरीके का ये कार्टेल है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल होता है जो आप व्यापारी हो, आप लोग मिल के एक कार्टेल बनाते हो, एक तरीके का संगठन बनाते हो जो प्राइसेस को कंट्रोल करता है। तो फिर कोई एक व्यापारी या फिर एक कंट्री प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये सारे मिलके इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए ये समझो, जो वेनेजुएला की स्थिति मान लो खराब है, इकोनॉमी की स्थिति खराब है, इसने क्या किया? इसने ताबड़तोड़ तेल तेल निकालना शुरू कर दिया, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया ताकि आप अपने इकोनॉमी को ये ठीक कर सके और ये सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा? जी, ये बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, उन वो भी घाटे में चले जाएँगे और इनकी भी इकोनॉमी जो है, वो तेल पे निर्भर है। तो ये सारी सारी चीज़ों को रोकने के लिए, मार्केट में एक बैलेंस बनाने के लिए, ये एक तरीके का कार्टेल काम करता है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इनके हिसाब से ये भी है, जो अगर मान लो इसमें से कोई भी कंट्री जो तेल पे निर्भर है और जो कि ओपेक का मेंबर है, अगर वो किसी भी कारण से उसकी इकोनॉमी लड़खड़ाती है तो ये ओपेक सपोर्ट करेगा। हालांकि वेनेजुएला ने इल्जाम लगाया जो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, नाफ्टा की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 3 भाई हैं इसमें, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए। तीनों एक एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में इकोनॉमी को इन लोगों को खोला गया था। आपको पता होगा, जब मेक्सिको से बहुत ही ज्यादा माइग्रेशन होती है यूएसए में, बहुत लोग इलीगल माइग्रेंट्स अंदर घुसते हैं। ठीक है, उसको लगाम लगाते हुए फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए नाफ्टा आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1994 में। ठीक है, ये ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक इन नॉर्थ अमेरिका। आईएमओ की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। 1958 में ये अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है। इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। 1950 में ये अस्तित्व में आया। आईएसओ की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाता है। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो स्विट्जरलैंड में है। कब अस्तित्व में आया? अस्तित्व में आया 1947 में। नॉन गवर्नमेंटल पब्लिक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है? तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करती है जो कि एंड यूजर्स को बेनिफिट करेगा, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल फील्ड्स, टेक्नोलॉजीज, फूड सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, आईटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सभी शामिल हैं। सबके लिए एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फिट करने का काम है, स्टैंडर्ड सेट करने का काम है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट होगा उसको अगर आपने हासिल कर दिया तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोम, इटली में मुख्यालय है। सबसे ज्यादा सवाल यही आएंगे आपको। ठीक है, फाउंडेशन की बात करें तो 1945 में ये बना और 195 कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, और रोम, इटली में इसका मुख्यालय है, यही सबसे ज्यादा सवाल आने को मिलता है। और इसका जो मोटो है उसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड। ठीक है, यानी कि ये लैटिन वर्ड है फिएट पेनिस। इसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड। नाटो इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, वो समझेंगे। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो दो सुपर पावर सामने आए थे। एक था यूएस और एक था रशिया, यानी कि सोवियत यूनियन, है ना। ये दोनों एज अ सुपर पावर बन के सामने आ गए थे। तो इसने क्या किया था, यूएस ने क्या किया था, इसको काउंटर करने के लिए, सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए, इसने अपने साथ एलाइड कंट्रीज को जोड़ना शुरू किया, है ना। और 1949 में 32 मेंबर स्टेट्स के साथ इसने बनाया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कि बेसिकली पॉलिटिकल के साथ साथ मिलिट्री अलायंस था। ज्यादातर ये मिलिट्री अलायंस था और बेसिकली पॉलिटिकल अलायंस था। और ये ऐसा कहा जाता था, जो अगर इसमें से किसी पे भी अगर आंच आई तो समझो वो सीधा नाटो पे हमला है ना। अगर इस पे भी किसी ने हमला कर दिया तो फिर सभी लोग इस पे टूट पड़ेंगे। यही है एक तरीके का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब सोवियत यूनियन ने भी इसके उपाय के लिए इस इसके खिलाफ वार्सो पैक्ट किया था 1955 में। हालांकि वार्सो पैक्ट 1991 में खत्म हो गया, जब सोवियत यूनियन अपने आप में डिसइंटीग्रेट होता चला गया। ठीक है, तब ये वार्सो पैक्ट जो है ये खत्म हो गया था। तो आपने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया। ठीक है, जो अभी भी चल रहा है और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सबसे ज्यादा सवाल इसी से आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है?
चलिए अब IUCN की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों अगर आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा होगा, नेशनल पार्क पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपने बहुत सारी फ्लोराज एंड फौना फौना को भी देखा होगा जो कि इंडेंजर्ड होंगे या फिर एक्सटिंक्ट हो रखे होंगे, है ना? ये सब कौन देखता है? ये देखता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। फाउंडेशन कब हुआ? 1948 में, अक्टूबर 5th। किस में काम करता है? तो कंजर्वेशन पे काम करता है, जैसा कि नाम से लग गया होगा। अब इसी का एक लिस्ट निकलता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक, जिसको IUCN रेड लिस्ट कहते हैं। कभी-कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे भी सवाल आ जाते हैं। मतलब आते तो ज़्यादा हैं ही, लेकिन इस ये क्या होता है रेड डेटा बुक, इससे भी सवाल देखने को मिलते हैं। ये 1964 में इसको लाया गया था। बेसिकली ये कंजर्वेशन स्टेटस को दिखाता है। अब सवाल सबसे टफ वाले सवाल मुझे जो दिखे, वो ये दिखे, जो भी कंजर्वेशन स्टेटस है, उसमें जो भी एंट्रीज़ हैं, उसमें ये क्या है? मतलब कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 स्टेटस हैं। सब अगर मान लो कोई जानवर कोई कंसर्न में नहीं है, उसको लीस्ट कंसर्न कहते हैं। फिर आता है नॉट थ्रेटेंड। फिर अब थ्रेटेंड की कैटेगरी में कौन-कौन आते हैं, ये भी सवाल आते हैं। तो इसमें आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ठीक है, ये थ्रेटेंड की कैटेगरी है। और इसके बाद आता है, समझो सबसे लास्ट है एक्सटिंक्ट, यानी कि खत्म। कोई भी प्रजाति विलुप्त हो गई। ठीक है, जैसे डोडो, एक तरीके का डक की तरह दिखता था ये डोडो, ये अब विलुप्त हो चुका है, अब ये नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट हो गया। और एक होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कहने का मतलब ये अब जंगलों में नहीं दिखता है, लेकिन कैप्टिव वे में, यानी कि जूज या फिर जोलॉजिकल पार्क या फिर कहीं पे भी उसको कैप्टिव वे में अभी भी ब्रीड किया जाता है, मतलब उसकी नस्लें पैदा की जाती हैं। ठीक है, लेकिन वाइल्ड में खत्म हो चुका है। तो बेसिकली ये आपको पता ही होना चाहिए, टोटल 7 एंट्रीज हैं और क्या-क्या हैं वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है दोस्तों? एम्नेस्टी इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल आएँगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है? और किसके द्वारा खोजा गया? तो ये पीटर बेनेसन और फिलिप्स जेम्स जो है उनके द्वारा खोजा गया था 1961 में। और बनाया गया था, खोजा क्या गया था? बनाया गया था। काम क्या करता है? तो ह्यूमन राइट्स पे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों? उसका इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये समझ लो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो किंगस्टन, जमैका। इससे सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1994 में अस्तित्व में आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, ताकि वहां पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकाले जा सकें। कहाँ से? तो सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन से 2002 में ये साइन हुआ था पैक्ट। ठीक है, अब ये समझो क्या चीज है। देखो ऐसा है, बेकार मैप के लिए सॉरी, ये इंडिया है। ठीक है, 200 किलोमीटर तक अपना हिसाब किताब है। ठीक है, मतलब हमारे कंट्री से बाहर जो समंदर का जो 200 किलोमीटर है, वहां पे हम लोग अपना राज चला सकते हैं। इस लेकिन अब आप समझो बीच डीप सी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स पड़े हुए हैं, जो कि समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं। और मैंगनीज है जो कि यहाँ पे अर्थ पे नहीं मिलता, मतलब लैंड पे नहीं मिलता। अब क्या करोगे? आपको यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लोर करोगे तो कैसे करोगे? इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, पहली चीज ये। और दूसरा, परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? तो एक ऐसी संस्था से जो इन सभी जो समंदर में पड़े हुए रिसोर्सेस पे एक तरीके का कंट्रोल करती है या फिर उसको रेगुलेट करती है, ताकि इसका दोहन ना शुरू हो जाए या एक्सप्लॉयटेशन ना शुरू हो जाए। तब कहानी में आता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से परमिशन आप लेके चले आओ। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है उसको पावर मिलता है यहाँ से, अनक्लॉस से। अनक्लॉस क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है ये दोस्तों, ऑफ द लॉ ऑफ द सी। दोस्तों ये कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन ये होता है, जैसे 5 आदमी हैं, 5 कंट्रीज हैं, ये सभी मिलके किसी बात पे राजी हो जाते हैं, भाई इस तरीके से चीजें काम करेंगे। यही हो गया कन्वेंशन। समझ में आया? और अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब कोई बाइंडिंग चीज नहीं है, बस कन्वेंशन है, हाँ भाई यही सारी चीजें इसी तरीके से होनी चाहिए, तो इसी को कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी जो है, इसको एक तरीके से ट्रीटी कहते हैं, इसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी कहते हैं। और ये एक तरीके का लीगल फ्रेमवर्क बनाता है मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। क्वाड की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने I2U2 एग्रीमेंट जब पढ़ा था,
तो ये देखा था जो उसको भी एक तरीके का क्वाड ही कहा जाता था, है ना? और असल में क्वाड है क्या? तो ये है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। किसके मेंबर कौन-कौन से हैं इसके? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। इससे सवाल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, अब ये किस लिए बना है? तो ये बना है फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ये तो ऊपर-ऊपर से कहने वाली बात हो गई। तो लेकिन ये बना किस लिए है? तो ये बना है चाइना पे लगाम लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है। इसमें अब ऐसा है, जो ये मान लो इंडिया है, इसके ठीक ऊपर में चाइना है और यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है। अब यहाँ पे यूएसए है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना? और यहाँ पे जापान है, ठीक है? तो आप समझ रहे हो ना, अब ये जो पैसिफिक ओशन है, इस पे आप समझो सबसे ज़्यादा कब्ज़ा जमाने वाला चाइना है इधर। आपको इंडिया के साइड में जितन जो पैसिफिक ओशन है, इंडिया के साइड में तो है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब इंडिया के थोड़े पड़ोस में चले जाओ आप, मलेशिया वगैरह जो है, वहाँ पे 9 डैश लाइन है ना, साउथ चाइना सी जहाँ पे है, वहाँ पे इसने अच्छा खासा कब्ज़ा जमा रखा है चाइना ने, ठीक है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड बनाया गया। ये बेसिकली शिंजो आबे जो थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर जिनको गोली मार दी गई, उनका ये बेसिकली आइडिया था, लेकिन ये दब गए थे क्योंकि चाइना ने एक तरीके से आवाज दबा दी थी। फिर सभी लोग साथ आए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग साथ आए और क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में शुरुआत हुई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, आईएफएससीए। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गिफ्ट सिटी, गुजरात, इंडिया। गिफ्ट सिटी क्या होता है वो भी समझेंगे। देखो दोस्तों, ऐसा है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप क्या करोगे? आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे, उस पर ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हो और आपके जैसे जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो सारा पैसा लेके आपके जैसे पचासों लोग के साथ कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कहाँ जाएगा? तो उसको एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पे इकोनॉमी और भी ज्यादा खुली हो और बहुत ही बड़े लेवल पे ट्रेड हुआ जा सके, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। जो यहाँ पे आप दिख रहे हो, ये बेसिकली गिफ्ट सिटी में ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट डेवलप हो सके। पहले लोग बहुत ज्यादा पैसा लेके दुबई जाते थे, लंदन जाते थे, वहां पे जाके सिंगापुर जाते थे, वहां पे जम के ट्रेडिंग होती थी, इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ओपन थी। जो भी चीजें खरीदनी हो, जो भी शेयर बेचने हो, बुलियन एक्सचेंज हो, जो मेटल का जो ट्रेड हो, हर चीज का ट्रेड हो, बड़े मात्रा में होता था, जो स्टॉक एक्सचेंज से कई गुना ज्यादा उसकी बोली लगती थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो तुम क्यों जा रहे हो सिंगापुर, क्यों जा रहे हो लंदन, आओ हमारे यहाँ, गुजरात आओ। वहां पे उन्होंने बना दिया गिफ्ट सिटी। ठीक है, अब गिफ्ट सिटी में बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ा बड़ा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे मान लो आप एक कंट्री हो, इंडिया, ठीक है? आप क्या करोगे? आप बोलोगे किसी कंट्री को, जो ऐसा है, जो तुम हमारे देश में सामान बनाओ, अपने कंडीशंस पे बनाओ, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है? और हमसे क्या मिलेगा तुम्हें? तो हमसे तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, हमसे तुम्हें चीप लेबर मिलेगा, तुमसे हमें क्या मिलेगा? तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ जो लोग काम करेंगे वो पैसा अपना इंडिया में खर्च करेंगे, तो इसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो बेसिकली गिफ्ट सिटी जो है, ये फाइनेंस के लिए एक तरीके का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है? और हमारे इंडिया में इतने ज्यादा जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज खुले हैं, इतने कॉल सेंटर्स खुले हैं, ये सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसके लिए बनाए गए हैं, ताकि कंट्री आए, अपने टेक्नोलॉजी पार्क बनाए और जम के यहाँ से पैसे, मतलब उनको चीप लेबर मिल रहा है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो इसी बेसिस पे ये काम होता है। माल बनाएंगे और भेज देंगे बाहर। या फिर सर्विसेज की भी बात करेंगे तो यूएस के कस्टमर को इंडिया के लोग यूएस के बिजनेस के हिसाब से ही कैटर करेंगे, बस लोग इंडियन होंगे, ताकि चीप लेबर है। इसी इसी में एक और डेवलपमेंट आप समझ लो, नासकॉम क्या होता है? नासकॉम या फिर नेस्कॉम कह लो, द नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। एस्टेब्लिशमेंट 1988 में है। इससे सवाल कम आते हैं लेकिन आते हैं, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। क्या चीज़ है वो समझो। ऐसा है, जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज खुल गई हैं बाहर की, ठीक है, यूएसए के, यूके के, है ना? अब आप यहाँ पे काम करने जाते हो, यहाँ पे यूएस की कंपनी में गए, गड़बड़ करके क्या किए, यहाँ से कंपनी आपने छोड़ दी, फिर आपने यूके की कंपनी में अप्लाई कर दी, फिर आपने ऑस्ट्रेलियन कंपनी में अप्लाई कर दी, फिर यूएस की कंपनी में किसी और कंपनी में अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो फिर इसको रोकने के लिए एक तरीके का एक कॉन्ग्लोमेरेट बनाया गया है, जिसका नाम है नेस्कॉम।
ठीक है? कहने का मतलब सभी कंपनियाँ एक-दूसरे के पूरक हैं। अब ये कैसे काम करेंगी? तो आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ेगा नैस्कॉम में। अब आप यहाँ से किसी भी कारण से कंपनी छोड़ के गए हो, भगोड़े साबित हुए हो। अब दूसरी कंपनी में जाओगे तो अगर आप नैस्कॉम के मेंबर हो, तो इनके पास भी इसका डेटाबेस है, तो ये देख लेंगे यहाँ से ये आदमी ब्लैक लिस्टेड है। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल की बात। इसके अलावा अब ये काम कैसे करता है? जो टेक्नोलॉजी पार्क बना दिया। अब जो लाइक माइंडेड कंपनीज़ हैं एक जगह, ये सभी मिलके एक तरीके का काम कर रहे हैं। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना दिए, रिसर्च बना दिया। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उसको एक तरीके की रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है? एक कंपनी के साथ-साथ और भी कंपनी है, तो ये सभी मिलके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाएँगे, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसको नैस्कॉम रन करेगा। इस तरीके का ये काम करती है नैस्कॉम, द नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है? फिर डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो डीआरडीओ का एक डेवलपमेंट देखने को जरूर मिलेगा हर हफ्ते, ठीक है? तो डीआरडीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये चलता है, जिसका आप समझो काम क्या है, तो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इसका काम है। जितनी मिसाइलें वगैरह जो बनती हैं इनमें इनका अहम योगदान रहता है। सवाल क्या आएंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे ये आएंगे और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है? तो 1958 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड की बात कर लेते हैं, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सवाल ये आएंगे, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ, कब हुआ था? तो 1982 में। कैसे याद रखोगे? तो ये ऐसे याद रखो, NABARD, है ना? तो आर का जो ये है ये टू है। इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। B82 हो गया, B8 हो गया और 2 हो गया 82। इस तरीके से अगर आप याद कर लेते हो तो सही रहेगा, ठीक है? कहीं भी लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। मुझे तो इसी तरीके से याद हो जाता है, जैसे सेबी है। सेबी तो 1992 में आया, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट 88 में ही हो गया था, तो कैसे याद रखेंगे? तो ये बी है ना, इसको 8 मान लिया हमने, सेबी को। इस तरीके से हमने याद किया है, ठीक है? चलिए, नाबार्ड का काम क्या है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एक और सवाल बनता है, जो ये नाबार्ड बनाया किस लिए गया था? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमिटी। आपसे सवाल में पूछ देंगे, जो शिवरमन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो है नाबार्ड से एसोसिएटेड। अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया। इस पे सवाल बहुत ही ज्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब, हमें आजादी 1947 में मिली, हम लोग 1950 में पूर्णतया देश बन गए। और लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको 1935 में ही बन गया था। किसके थ्रू? तो हिल्टन यंग कमीशन। ये 1 करोड़ का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का दोस्तों, ठीक है? ये एक बार पूछा गया था, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में। अभी भी हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है। काम क्या क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी लाना। कितने महीने पे लाती है? ये भी एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जा चुका है, तो हर 6 महीने पे आता है। फॉर इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, करेंसी को इशू करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देती है। तो 4 चीज आपको यूं ही देखने को मिल गए। क्या क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कैसे काम करती है? तो ब्याज दरों पे लगाम लगाती है। जो बैंकों को पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे देगा, उसी उससे ही प्रॉफिट थोड़ा कमा के ये बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगी पैसा। अगर यहाँ पे हाथ टाइट रखेगा तो पैसे कम फ्लोट होंगे, पैसे कम फ्लोट होंगे तो महंगाई घटेगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे। अगर इनको महंगाई बढ़ानी है, मतलब लोगों, एक तरीके का रिसेशन का भावना है, तो ब्याज दरें कम कर देंगे। ब्याज कम दरें कम कर देंगी तो बैंक, सेंट्रल बैंक जो है, मतलब रिजर्व बैंक के साथ एसबीआई है या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, वो भी कम ब्याज दरों पे लोगों को लोन देंगे। ज्यादा दर, कम दरों पे लोन मिलेगा तो लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, क्योंकि ब्याज दर कम है, पैसे ज्यादा कम खर्च करेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा, यानी कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। इस तरीके से ये काम करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हर 6 महीने पे आता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसा कि हमने आपको रिमिटेंस से समझा दिया था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे काम करता है। करेंसी इशू का करेंसी छापने का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। और प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, यानी कि लोगों को समावेशी विकास में जोड़ती है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन करती है, ठीक है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो अब हमने आपको बताया था, आईसीजे जो है यूनाइटेड नेशन का एक 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है। आईसीसी जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि आपको दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को समझती है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, ये समझो। ये 2002 में अस्तित्व में आया।
इसका भी मुख्यालय जो है वो हेग नीदरलैंड में है। फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट इसको कहते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है, जिनोसाइड क्राइम्स, ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑन एग्रेशन। तो यानी कि इंडिविजुअल को पनिश करने का काम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करती है। और अपराधी को पकड़ के कौन लाता है? तो इंटरपोल। ये क्या है? तो इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। सवाल इसी पे सबसे ज्यादा आएंगे। सितंबर 1923 में इसको बनाया गया था। और ये आपको इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्लोबल कोऑपरेशन के आधार पे चलता है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। 7 रीजनल ब्यूरोज हैं इसमें, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी है। 196 मेंबर स्टेट्स हैं इंटरपोल के। सबसे ज्यादा सवाल आएगा मुख्यालय कहाँ पे है। अब कुछ इंडियन एजेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लेते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा है, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी, सीएजी, इन सभी चीजों का चर्चा ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फ्री बॉडी है, ठीक है। इस पे सरकार लगाम नहीं लगा सकती क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही सीधा चलती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में अस्तित्व में आया। मतलब फाउंडिंग डेट कह लो, समझो ये एक्ट के थ्रू आया, लेकिन 1988 में ही अस्तित्व में आ गया था। इसको आपको दिमाग में रखना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। ट्राई 1997 में अस्तित्व में आया, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, बस यही इंपॉर्टेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। सवाल एक बार हमने देखा था, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो दोस्तों ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हेल्थ मेजर करती है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट करती है। 2011 में ये आया है। वन ऑफ द यंगेस्ट, आपको एक तरीके की अथॉरिटी है, इसको आप कह सकते हैं। बीसीसीआई 1928, मतलब आजादी से पहले से ये चल रखा है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी मेंस कोच इसके रवि शास्त्री। ये सही है या नहीं मुझे पता नहीं। वुमेन्स कोच डब्ल्यू वी रमन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इससे सवाल आते हैं। 1999 में ये अस्तित्व में आया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, इससे सवाल आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में आया था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1969 में अस्तित्व में आया था। इसको आपको दिमाग में रखना है, इस पे सवाल बनते हैं। हेडक्वार्टर बेंगलोर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग 2015, इसमें डेट भी पूछ देते हैं तो 1 जनवरी 2015 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल, CSIR, इंडस्ट्रियल रिसर्च 26 सितंबर 1942 में अस्तित्व में आया, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, 1974 में आया, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब जो चीज हमने जितने पढ़े हैं, इसके साथ साथ बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट है हेडक्वार्टर की, यो आप एक बार देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि आपको हेडक्वार्टर जिसका पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं पता होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप लिस्ट में से पढ़ लेना, ठीक है। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। हमने यूएन वाले वीडियो में इसको पढ़ रखा है अच्छे से। यहाँ भी आप एक बार देख लेना, इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये रिवीजन के लिए हमने ये टेबल आपको दे रखा है, जो कि आपके हैंडआउट का पार्ट, ठीक है। तो यही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट था कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको इसको पढ़ना है। याद करने के लिए इसका प्रिंट आउट ले लेना आप इसका, और आप कोई ना कोई ट्रिक लगा लेना। जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है, वो लंदन में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है, तो बेसिकली यहीं से ये रेगुलेट ही किया जाता था। कॉमनवेल्थ को हमने वैसे भी अच्छे से पढ़ा रखा है आपको, तो आपको पता चल गया होगा जो कॉमनवेल्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।